गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेजमेंट की 11वीं लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और रिस्क से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को आपने बहुत सुना होगा आईएमएफ के बारे में, और इसी लेक्चर के अंदर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे और आईएमएफ में कौन कौन सी रिस्क होती हैं उसके बारे में भी इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्स टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंकरेज इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिड्यूस पॉवर्टी। जो आईएमएफ है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ करे ग्लोबली, और साथ साथ उसको ग्रो करे, साथ साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाए और इंटरनेशनल ट्रेड को इंकरेज करे, साथ साथ जो प्योरिटी जैसी जो चीज़ है उसको भी धीरे धीरे रिड्यूस करे। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑल्सो नॉन एज द फंड, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी, कंसिस्टिंग ऑफ 189 countries वर्किंग टू फास्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस प्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड, वाइल पीरियडिकली डिपेंडिंग ऑन द वर्ल्ड बैंक और इट्स रिसोर्सेज। जो आईएमएफ है वो एक तरीके का फ़ंड है जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है, जिसके अंदर 189 कंट्रीज़ वर्क करती हैं, और फास्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन है इनका, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करती है, इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करती है, और हाई एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, और साथ साथ ये जो प्योरिटी है अराउंड द वर्ल्ड उनको रिड्यूस करती है पीरियडिकली, और ये डिपेंड है वर्ल्ड बैंक पे और उसके रिसोर्सेज पे। Formed in 1944 of the Bretton Woods Conference primarily by the ideas of Harry Dexter White and John Maynard Keynes, it came into the formal existence in 1945 with 29 members and countries, and the goal of reconstructing the international payment system. जब ये फॉर्म हो गई थी 1944 के अंदर, तो ब्रेटन वुड्स ने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, और उस कॉन्फ्रेंस के जो आइडियाज़ थे वो हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मैनर्ड किन्स ने दिए थे, और उनके फॉर्मल एग्जिस्टेंस के बाद 1945 के अंदर 29 मेंबर कंट्रीज़ ने एक गोल डिसाइड किया और एक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को रिकन्स्ट्रक्ट किया। इट नाउ प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस। Countries contribute funds to a pool through a quota system from which countries experiencing balance of payment problems can borrow money. ये क्या है, हमारे एक सेंट्रल रोल को प्ले करती है मैनेजमेंट के अंदर, जिसके अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं और जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसके अंदर, और जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस है उनके अंदर ये इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है उसके मैनेजमेंट के अंदर। कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट करती हैं फंड्स को एक पूल के थ्रू, और जो भी उनका कोटा सिस्टम होता है उसमें हर एक कंट्री क्या करती है, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को एक्सपीरियंस करती है और प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग वो उन मनी को बोरो करती है थ्रू द फंड एंड अदर एक्टिविटीज सच एज द गैदरिंग ऑफ स्टैटिक्स एंड एनालिसिस, सर्विलियंस ऑफ इट्स मेंबर्स इकोनॉमीज एंड द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर पॉलिसीज। द IMF वर्क्स टू improve the economies of its member countries. The organization objective stated in the article of agreement AOA are to promote international monetary cooperation, international trade, high employment, exchange rate stability, sustainable economic growth, and making resources available to member countries in financial difficulty. IMF funds come from two major sources: quotas and loans. Quotas, which are pooled funds of member nation, generated most IMF funds. The size of the members' quota depend on its economic and financial importance in the world. Nations with large economic importance have larger quotas. The quotas are increased periodically as means of boosting the IMF रिसोर्सेज। ये जो फंड्स होते हैं IMF के अंदर, जो इनके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको गैदर करते हैं स्टैटिक्स और एनालिसिस के थ्रू, सर्विलेंस के थ्रू, जो कि मेंबर इकोनॉमीज़ की होती है, और जो भी डिमांड होती है उसके पर्टिकुलर पॉलिसीज़ की वो IMF उस पर वर्क करती है और उसको इम्प्रूव करती है उन इकोनॉमीज़ को उनकी मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू। और जो ये ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो ये ऑब्जेक्टिव होता है ये स्टेटेड होता है हमारे आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के अंदर, जिसमें प्रमोट करते हैं हम इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को, इंटरनेशनल ट्रेड को, हाई एम्प्लॉयमेंट को, एक्सचेंज स्टेबिलिटी को, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, और कुछ जो रिसोर्सेज है उनको अवेलेबल कराते हैं मेंबर कंट्रीज़ के थ्रू फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के अंदर। IMF फंड है वो उसके अंदर जो दो मेजर सोर्सेज हैं कि किस तरीके से IMF में फ़ंड आते हैं, तो उसके दो सोर्सेज होते हैं, एक होता है कोटा, दूसरा होता है लोन्स।
कोटा क्या होता है? कोटा वो होता है जब कोई मेंबर नेशन एक पूल्ड फंड्स के थ्रू आईएमएफ को फंड जनरेट करके देती है। द साइज ऑफ द मेंबर कोटा डिपेंड होती है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस उस वर्ल्ड की, और जो नेशंस होते हैं जिनकी लार्जर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है उनके लार्जर कोटाज होते हैं, और ये कोटाज इंक्रीज होते हैं पीरियडिकली जब किसी आईएमएफ रिसोर्स के अंदर बूस्टिंग होती है। द करेंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ द आईएमएफ इज फ्रेंच लॉयर एंड फॉर्मर पॉलिटिशियन क्रिस्टियन लिगरेड, who has held the post since 5 July 2001. On Tuesday, July 16, 2019, Christine Lagarde announced his resignation and the MD of the IMF effective from Thursday, September 12, 2019. जो करंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरमैन हैं आईएमएफ के, वो है फ्रेंच लॉयर और ये एक फॉर्मर पॉलिटिशियन भी हैं, क्रिस्टियन लिगार्ड भी हैं, और इन्होंने ये जो पोस्ट है ये 5 जुलाई 2011 में ली थी, और उसके बाद ट्यूसडे को जुलाई 16, 2019 को क्रिस्टाइन लिगार्डे ने अनाउंस किया कि वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो आईएमएफ का जो एमडी था उसने इफेक्टिवली वो पोजीशन को ज्वाइन किया 12 सितंबर 2019 को। गीता गोपीनाथ वाज अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ आईएमएफ। इंडिया के बिहार पे गीता गोपीनाथ हैं, उनको अपॉइंट किया गया है एक चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में आईएमएफ के अंदर 1 अक्टूबर 2018 के अंदर। शी रिसीव्ड हर पीएचडी इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। Prior to her IMF appointment, she was economic advisor to the Chief Minister of Kerala, India. इन्होंने क्या है कि इकोनॉमिक्स के अंदर पीएचडी कर रखी है, कहाँ से? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, और ये आईएमएफ के अंदर अपॉइंटमेंट होने से पहले ये एक इकोनॉमिक एडवाइज़र थी और साथ साथ ये केरला की चीफ मिनिस्टर भी थी इंडिया के अंदर। अब हम फंक्शंस पढ़ लेते हैं आईएमएफ के। अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इटसेल्फ, इट वर्क्स टू फास्टर global growth and economic stability by providing policy advice and financing the members by working and developing nation helps them achieve macroeconomic stability and reduce poverty. The rationale for this is that private international capital market functions imperfectly and many countries have limited access to financial markets. Such market imperfection together with balance of payment financing provides the justification for official financing, without which many countries could not correct large external payment imbalance through measure with adverse economic consequences. The IMF provides alternate source of financing. आईएमएफ के थ्रू जो वर्किंग होती है वो होती है कि ग्लोबली को ग्रोथ करें और साथ साथ इकोनॉमिक स्टेबल लाएं, और ये सब चीज़ जो हमें प्रोवाइड होती है पॉलिसी एडवाइस और फाइनेंसिंग मेंबर्स के थ्रू होती है, और इसके अंदर हम वर्किंग करते हैं और डेवलप करते हैं किसी नेशन को, और उनको हेल्प करते हैं कि वो जो भी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उनको अचीव कर सकें और प्योवर्टी को रिड्यूस कर सकें। जो रेशनल होते हैं इनके प्राइवेट इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट फंक्शन के अंदर, वो परफेक्टली और मैनी कंट्रीज़ के अंदर लिमिटेड एसेस में फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इंक्लूड होते हैं। कुछ मार्केट इम्परफेक्शन टुगेदर क्या करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर फाइनेंसिंग करते हैं, और कुछ जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं ऑफिशियल फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग, और विदाउट मैनी कंट्रीज़ को नॉट करेक्ट लार्ज एक्सटर्नल पेमेंट इम्बैलेंस, और कुछ कंट्रीज़ हैं जो करेक्ट लार्ज एक्सटर्नल पेमेंट्स इम्बैलेंस करती हैं किसके थ्रू? मेजर्स के थ्रू और इकोनॉमिक कॉन्सेंस के एडवर्ट्स के थ्रू। जो आईएमएफ है ये प्रोवाइड करता है अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। अपॉन द फाउंडिंग ऑफ द IMF, its 3 primary functions were to oversee the fixed exchange rate arrangements between countries, thus helping national governments manage their exchange rate and allowing these governments to prioritize economic growth, and to provide short-term capital to add the balance of payment. The assistance was meant to prevent the spread of international economic crisis. The IMF was also intended to help mend the pieces of the international economy after the Great Depression and World War II, as well to provide capital investment for economic growth and projects such as infrastructure. IMF के फाउंडिंग के बाद हमने देखा कि उसके जो तीन प्राइमरी फंक्शन होते हैं, वो होता है कि वो ओवरसी करे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स को दो कंट्रीज़ के बीच में, और साथ साथ वो हेल्प करें नेशनल गवर्नमेंट्स को कि वो मैनेज करें इन एक्सचेंज रेट्स को, और अलाउ करें वो गवर्नमेंट्स उनको अलाउ करें उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रायोरिटाइज को लेके, और जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल है वो हमें प्रोवाइड कराए और उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ऐड करे।
जो भी एजिस्टेंस होते हैं जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस को स्प्रेड या प्रिवेंट करते हैं, तो आईएमएफ उसको इंटेंड करती है और साथ साथ वो एक पीस देती है उन इंटरनेशनल इकोनॉमी को, जो कि हमने देखा कि जब ग्रेट डिप्रेशन और वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तब उन्होंने आईएमएफ ने उसमें हेल्प की थी, एज वेल टू प्रोवाइड कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोजेक्ट्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर। और वो हमें प्रोवाइड करती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए, और कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर वो हमें इन्वेस्टमेंट करवाती है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। द IMF role was fundamentally alterated by the floating exchange rate post 1971. It shifted to examining the economic policy of countries with IMF loan agreements to determine if a shortage of capital was due to economic facilitation or economic policy. The IMF also researched the type of government policy could ensure economic recovery. A particular concern of IMF was to prevent financial crises such as those in Mexico 1982, Brazil in 1987, East Asia in 1997-98 and Russia 1998 from spreading and threatening the entire global financial and currency system. The challenge was to promote and implement policy that reduce the frequency of crisis among the emerging market countries, especially the middle income countries which are vulnerable to massive capital outflows. Rather than maintaining a position of oversight of only exchange rate, their function become one of the surveillance of the overall macroeconomic performance of member countries. Their role become a lot of active because the IMF now manage इकोनॉमिक पॉलिसी रदर देन जस्ट एक्सचेंज रेट्स। जो IMF है उसका रोल क्या है कि वो फंडामेंटली क्या करती है कि जो भी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स हैं जो कि पोस्ट 1970 उनके अंदर अल्टरेट करती है, साथ साथ जो भी शिफ्टेड होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के रिगार्डिंग कंट्रीज़ के रिगार्डिंग उनको IMF लॉन्ग एग्रीमेंट्स प्रोवाइड करती है, जिससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि कैपिटल की जो भी शॉर्टेज है किसी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन के अंदर या इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर वो पूरी हो सके। जो IMF है वो रिसर्च करता है और वो कुछ टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी को इंश्योर करता है कि उससे इकोनॉमी की रिकवरी हो। अगर हम पर्टिकुलर कंसर्न देखें जो IMF की वो प्रिवेंट करती है हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस को, जैसे कि हमने देखा कि मेक्सिको के अंदर जो 1982 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, या ब्राज़ील के अंदर 1987 के अंदर जो क्राइसिस आए थे, या ईस्ट इंडिया के अंदर 1997 या 98 के अंदर जो क्राइसिस आए थे फाइनेंशियल क्राइसिस, और रशिया के अंदर 1998 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो इनके अंदर जो भी क्राइसिस आए थे फाइनेंशियल क्राइसिस उसमें IMF ने उसमें उनको हेल्प की थी। और जो भी स्प्रेडिंग थी या जो भी थ्रेटिंग थी, मीन्स जो भी डर था ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर या करेंसी सिस्टम के अंदर, उनके अंदर उन्होंने हेल्प की। जो भी चैलेंज थे उनको प्रमोट किया, इम्प्लीमेंट किया पॉलिसी के अंदर, और उसको रिड्यूस किया उन क्राइसिस को। और इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज़ के अंदर स्पेशली जब मिडिल इनकम कंट्रीज़ थी वो वल्नरेबल हो गई थी, और उसके अंदर जो भी मैसिव कैपिटल आउटफ्लोज थे वो होने लगे थे, उसको मेंटेन करने के लिए उन्होंने एक पोजीशन को ओवरसीट किया था, और उनके थ्रू वो एक्सचेंज रेट्स और जो भी फंक्शंस थे उनको सर्विलेंस किया था ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बेस पे, जो कि मेंबर ऑफ कंट्रीज़ की होती थी। देयर रोल जो उनके रोल होते थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, और वो बहुत एक्टिव होते थे, क्योंकि जो IMF था वो मैनेज करता था उन इकोनॉमिक पॉलिसी को, ना कि उनकी एक्सचेंज रेट्स को। इन एडिशन द IMF नेगोशिएट्स कंडीशन ऑन लीडिंग एंड लोन्स अंडर देयर पॉलिसी ऑफ कंडीशनली which was established in 1950s. Low income countries can borrow on concessional terms, which means there is a period of time with no interest rate through the extended credit facility ECF, the standby credit facility SCF, and the rapid credit facility RCF. Non-concessional loans, which include interest rate, are provided mainly through standby arrangements SBA, the flexible credit line FCL, the precautionary and liquidity line PLL, and the extended fund facility. The IMF provides emergency assistance via the rapid financing instrument RFI to member facing urgent balance of payment needs. जो IMF था वो नेगोशिएट कंडीशंस को लैंड करता था, और जो भी लोन्स होती थी उस पॉलिसी के अंदर कंडीशनली उनको इस्टेब्लिश किया उन्होंने 1950 के अंदर। जो भी लो इनकम कंट्रीज़ थी वो लोग इनको बोरो करते थे कंसेशनल टर्म्स के रिगार्डिंग, और जो भी मीन्स होते थे उनके जो भी पीरियड ऑफ टाइम होता था उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट उनको नहीं देनी होती थी, और वो किसके थ्रू होते थे, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी के थ्रू। जो नॉन कंसेशनल लोन्स थे उसके अंदर इंक्लूड की जाती थी इंटरेस्ट रेट, और वो प्रोवाइड करी जाती थी स्टैंड बाई अरेंजमेंट्स और फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन
और प्रिकॉशनरी लिक्विडिटी लाइन के थ्रू और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू। जो IMF था वो प्रोवाइड करती थी हमें इमरजेंसी असिस्टेंस, जो कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट मीन्स RFI के थ्रू होती थी, जो कि मेंबर फेस करता था उन बैलेंस ऑफ पेमेंट की नीड्स को। अब इसके बाद हम बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं इसके। दिस लोन कंडीशन इंश्योर द बोरिंग कंट्रीज विल बी एबल टू repay the IMF and that country will not attempt to solve their balance of payment problems in a way they would negatively impact the international economy. The incentive problem of moral hazard when economic agents maximize their own utility to detriment of others because they do not bear the full consequences of their action is migrated through condition rather than providing collateral. Countries in need of IMF loan do not generally possess a internationally valuable collateral anyway. जो लोन्स होते थे ये किसी कंडीशन पे इंश्योर होते थे जिसके अंदर कोई कंट्री उसको बोरो करती थी और जो IMF है उसको रीपे करती थी, और उसके थ्रू जो कंट्रीज़ थी वो इन चीज़ों को अटेम्प्ट नहीं करती थी और वो सॉल्व नहीं करती थी बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम्स को, और उनसे उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट होता था उनकी इंटरनेशनल इकोनॉमी के अंदर। जो भी इंसेंटिव प्रॉब्लम्स होते थे किसी मोरल हैजार्ड के रिगार्डिंग, उसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एजेंट्स थे वो मैक्सिमाइज़ करते थे यूटिलिटी को, और उससे डेटरमिनेंट के थ्रू वो लोग क्या करते थे, किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस को बियर नहीं करते थे जो कि एक्शन के रिगार्डिंग होते थे। जो भी माइग्रेट होते थे इन कंडीशंस के रिगार्डिंग उनको प्रोवाइड किया जाता था कोलेट्रल, और कोलेट्रल के थ्रू जो भी कंट्रीज़ की नीड्स होती थी IMF लोन्स की जो भी नीड्स उनको जनरली प्रोसेस नहीं किया जाता था इंटरनेशनली, क्योंकि उनकी वैल्यू जो कोलेट्रल की है वो धीरे धीरे क्या हो जाने लगती थी, कम हो जाने लगती थी। कंडीशनली आल्सो मेजर्स द IMF दैट द फंड्स लेंट टू देम विल बी यूज्ड फॉर द प्रोसेस डिफाइंड बाय द articles of agreement and provides safeguards that country will be able to rectify its macroeconomic and structural imbalance. In the judgment of the IMF, the adoption by the member of the certain corrective measures of policies will allow it to repay the IMF, thereby ensuring the resources will be able to support other member. कंडीशनली क्या होता था कि जो भी IMF के रिजर्व्स होते थे या जो भी फंड्स लेंड करते थे वो लोग उसका यूज़ वो किसी पर्पज़ के लिए करते थे जो कि डिफाइन किया गया है आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट के अंदर, और वो प्रोवाइड करते थे हमें सेफगार्ड किसी कंट्री को जो कि एबल करती थी कि जो भी मैक्रो इकोनॉमिक और स्ट्रक्चर इम्बैलेंस थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए। जो भी जजमेंट होते हैं IMF के वो अडॉप्ट किए जाते हैं हर मेंबर के द्वारा, और उसके जो भी सर्टेन करेक्टिव मेजर्स थे और पॉलिसीज है उनको अलाउ किया जाता था और IMF उनको रीपे करती थी, और इसके रिगार्डिंग जो भी रिसोर्सेज वो इंश्योर करते थे और जो भी अवेलेबल सपोर्ट होता था मेंबर्स का वो उनको पूरा करना होता था। एज ऑफ 2004 बोरोइंग कंट्रीज हैव लेड अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड फॉर रिपेइंग क्रेडिट एक्सटेंडेड अंडर द IMF रेगुलर lending facility will full interest over the duration of the loan. The indicates that IMF lending does not impose a burden on creditor countries as lending countries receive market rate interest on the most of their quota subscription plus any of their own currency subscription that are loaned out by the IMF plus all the reserve assets they provide the IMF। 2004 के अंदर हमने देखा कि जो भी बोरोइंग कंट्रीज़ होती थी वो एक गुड ट्रैक के अंदर आ गई थी और उनका जो रिकॉर्ड होता था रीपेमेंट क्रेडिट का वो एक्सटेंड होने लगा IMF के रेगुलर लैंडिंग फैसिलिटीज़ के अंदर, और उसके थ्रू वो फुल इंटरेस्ट उससे कवर करते थे और जो भी ड्यूरेशन होता था वो लोन का वो ज़्यादा होता था, और जो भी इंडिकेट्स होते थे IMF के वो उसके थ्रू वो लैंडिंग करते थे। उनका कोई भी बर्डन नहीं होता था कि उनको वो इम्पोज करें और कंट्रीज़ को क्रेडिटर के रूप में देखें। तो उनकी जो भी लैंडिंग कंट्रीज थी वो रिसीव करती थी मार्केट रेट इंटरेस्ट को, जो कि मोस्टली उनके कोटा सब्सक्रिप्शन या प्लस एनी ऑन अदर करेंसी सब्सक्रिप्शन पे होता था, और जो भी लोन होते थे वो IMF के थ्रू उनको मिलते थे। जो रिजर्व्स होते थे एसेट्स के उनको प्लस किया जाता था, और प्लस मीन्स उनको ऐड किया जाता था और उनसे IMF उनको प्रोवाइड कराता था। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने IMF के बारे में पढ़ा और IMF के क्या क्या फंक्शंस हैं और IMF के क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनको आज हमने इस टॉपिक के अंदर क्लियर किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।